हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। तो आज हम डील करने वाले हैं BHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स। ओके, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सबसे पहले कि आप अगर इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। ओके, यहाँ पे आप सब्जेक्ट को टाइप करके इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं। इन केस परचेज़ करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Let's start with our first question. Examine the origin and development of Jainism in early India. Jainism is one of the oldest religions of India. It emerged as an important religious movement during 6th century BCE. Jainism emphasized non-violence, truth, self-discipline, spiritual purity. It developed as a reaction against the rigid rituals and sacrifices of Vedic religion. क्या कहा जा रहा है कि जैनिज़्म सबसे पुराना रिलीजन था इंडिया का। ये क्यों इतना इमर्ज हुआ? क्योंकि हमारा जो वैदिक रिलीजन था उसमें बहुत ही रिजिड रिचुअल्स थे, सैक्रिफाइसेस थे। ये करना ही पड़ेगा, आपको ये ग्रह दोष है, ऐसा करना ही पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिजिड थी। तो ये जो जैनिज़्म है ये 6th सेंचुरी में काफ़ी इमर्ज हुआ था और ये इसलिए इमर्ज हुआ था क्योंकि रिजिड रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस वैदिक रिलीजन के लोगों को बहुत हैवी पड़ रहे थे। ये एक रिएक्शन था, ठीक है, कि ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड हैं, कोई नहीं कर सकता इसे। तो जैनिज़्म ने क्या एम्फसाइज़ किया था कि आप अहिंसा रखिए, लड़िए मत किसी से, सच का साथ दीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, स्पिरिचुअल प्योरिटी मेंटेन कीजिए। ओके, ये सारी चीज़ें थी। ओरिजिन कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, जैनिज़्म हैज़ नो सिंगल फाउंडर। इट वॉज टॉट बाय अ सीरीज ऑफ 24 स्पिरिचुअल टीचर्स नोन एज तीर्थंकर। कोई एक सिंगल फाउंडर नहीं है इसका। 24 टोटल स्पिरिचुअल टीचर्स है जैनिज़्म के, जिन्हें तीर्थंकर कहा गया है। द फर्स्ट तीर्थंकर जिन्हें कहा गया है ऋषभनाथ। ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभनाथ जी। और जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थंकर थे उनका नाम है महावीर, हु इज रिगार्डेड एज द रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ जैनिज़्म। सबसे रियल ऑर्गेनाइज़र जैनिज़्म के कोई रहे हैं तो वो कौन रहे हैं? महावीर जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। महावीर वॉज बॉर्न अराउंड 540 BCE इन कुंदग्राम नियर वैशाली एंड प्रेजेंट डे बिहार। वो कहाँ पे बॉर्न हुए? कुंदग्राम नियर वैशाली, जो आज कहाँ पे बिहार में है। ही बिलोंग टू अ क्षत्रिय फैमिली, वो एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। एट द एज ऑफ 30 ही रिनाउंस्ड द वर्ल्डली लाइफ एंड स्पेंड ईयर्स इन मेडिटेशन एंड पेनेंस। उन्होंने 30 ईयर्स की एज में ये जो दुनिया है, मोह माया, सब त्याग कर मेडिटेशन में और पेनेंस में अपना जीवन व्यतीत किया। आफ्टर अटेनिंग सुप्रीम नॉलेज, केवल ज्ञान, ही बिगेन प्रीचिंग हिज टीचिंग अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। जैसे ही उन्होंने सुप्रीम नॉलेज पा लिया वैसे ही उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स हैं वो नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड करना शुरू कर दिया, लोगों को पढ़ाना, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। मेन टीचिंग क्या है जैनिज़्म की? द टीचिंग्स ऑफ महावीर फोकस्ड ऑन मॉरल कंडक्ट एंड सेल्फ कंट्रोल। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप मॉरल कंडक्ट रखिए, मतलब आप सही के साथ अच्छा कीजिए, जो बुरा कर रहा है उसके साथ भी आप अच्छा कीजिए। सेल्फ कंट्रोल रखना है, खुद पर काबू रखना है, गुस्सा नहीं करना है, ग्रीड नहीं होना चाहिए अपने अंदर। तो मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं? लेट्स सी। अहिंसा, लड़ना नहीं है। डू नॉट हार्म एनी लिविंग बीइंग, किसी भी आप इंसान को या जानवर को परेशान नहीं करिए। ठीक है, सत्य, सच का साथ दीजिए। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, डू नॉट टेक व्हाट इज नॉट गिवन, आप वो चीज़ मत लीजिए जो आपको नहीं दी गई है। अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, अवॉइड अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग, मोह माया से आप दूर रहिए, चीज़ों से अटैच होना बंद कर दीजिए। ब्रह्मचार्य, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्योरिटी, प्योरिटी पे एंड सेल्फ डिसिप्लिन पे आप अपना काम कीजिए। जैनिज़्म ऑल्सो बिलीव्स इन कर्म, रीबर्थ एंड लिबरेशन, मोक्ष में। ये जैनिज़्म कर्म में, रिबर्थ में और लिबरेशन मतलब मोक्ष में भी यकीन करता था। ठीक है, ये रिलीजन। डेवलपमेंट ऑफ जैनिज़्म, महावीर जी की डेथ के बाद जैनिज़्म स्प्रेड हुआ बहुत सारे पार्ट में, इंडिया के कई पार्ट्स में स्प्रेड हुआ। उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने रिलीजियस कम्युनिटीज़ बनाई,
उनकी जो टीचिंग्स थे उन्हें प्रिजर्व करना शुरू किया, उन्हें सेव करना शुरू किया। जैन मॉन्क्स एंड मर्चेंट प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग द रिलीजन। ये जो जैन मॉन्क थे, जो मर्चेंट थे, इन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल था इस रिलीजन को स्प्रेड करने में। ओवर टाइम जैनिज़्म डिवाइड इनटू 2 मेजर सेक्ट। कुछ वक्त के बाद जैनिज़्म 2 हिस्सों में बढ़ गया। फर्स्ट है दिगंबर और दूसरे हैं श्वेतांबर। जो दिगंबर थे ये लोग क्लोथ्स नहीं पहनते थे और स्ट्रिक्ट एंड एम्फसाइज करते थे किस पे, स्ट्रिक्ट एस्टेटिज्म में, जिसमें वो बहुत ही स्ट्रिक्टली रहते थे, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्टली। एंड श्वेतांबर मॉन्क्स वेयर वाइट क्लोथ्स एंड फॉलो कंपैरेटिवली लेस स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस। श्वेतांबर लोग वाइट क्लोथ्स पहनते थे और थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया करते थे। जैनिज्म गेन सपोर्ट फ्रॉम रूलर्स एंड वेल्दी ट्रेडर्स स्पेशली इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। इनका जो सपोर्ट था, इनको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला? एक तो रूलर और वेल्दी ट्रेडर्स से मिला, और स्पेशली वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया से इनको एक्स्ट्रा ही सपोर्ट मिला। मैनी जैन टेम्पल्स, केव्स, लिटरेरी वर्क वर क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारे जैन टेम्पल्स बनाए गए, केव्स बनाई गई, लिटरेरी वर्क बनाए गए। किस पीरियड में? इसी पीरियड में। कंक्लूजन हम देखते हैं, जैनिज्म originated as a reform movement in ancient India and was systematized by Mahavir. It emphasized on non-violence through self-discipline, attracted many followers. Despite being a minority religion, Jainism has made a lasting contribution to Indian philosophy, culture, literature and ethics. अब जैनिज्म कैसे, मतलब एक तरह से इसने एक रिफॉर्म ही लाया। वैदिक रिलीजन से लोग बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे बेसिक चीज़ें ही मांगी गई कि आप लड़िए मत, सच का साथ दीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। तो इसकी वजह से लोग इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गए। ये बेसिक चीज़ों की वजह से ही बहुत लोग अट्रैक्ट हो गए थे, और इसी की वजह से जैनिज्म ने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन फिलॉसफी को, कल्चर को, लिटरेचर को और एथिक्स को। ठीक है, जैनिज्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है। महावीर जी को आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। डिस्कस इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ मॉडर्न एम्पायर। अब हम बात करेंगे मॉडर्न एम्पायर की। द मॉडर्न एम्पायर वॉज द फर्स्ट स्टेज large empire in India. It was founded by Chandragupta Maurya and reached its greatest extent under Ashoka. The modern period witnessed significant development in economic activities, administration, social organization, which contributed to prosperity and stability of empire. Modern empire सबसे बड़ा empire रहा है इंडिया का। ठीक है, फाउंड किसने किया था इसे? फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और ये अपनी ऊंचाइयों की आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा। किसकी वजह से? अशोका जी की वजह से। द मॉडर्न एम्पायर, इन्होंने बहुत ही डेवलपमेंट एक्सपीरियंस किए थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर। एडमिनिस्ट्रेशन इनका बहुत शानदार था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी भी आई है और स्टेबिलिटी भी आई थी किसमें? एम्पायर में। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर, क्योंकि यहाँ पे ना इन्हें जो सपोर्ट था वो चाणक्य जी का काफ़ी सपोर्ट था। ठीक है, चाणक्य जी का इनको काफ़ी सपोर्ट था, जिसकी वजह से, जिनकी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से वो काफ़ी अच्छा रूल कर पाए थे। लेट्स मूव ऑन फॉर द इकोनॉमी ऑफ मॉडर्न एम्पायर। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेज एंड डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अब एग्रीकल्चर मॉडर्न इकोनॉमी का बैकबोन था। बहुत से लोग विलेज में रहते थे और फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट थे। मेजर क्रॉप्स जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, ये सब मेजर क्रॉप्स थे। द स्टेट एनकरेज एग्रीकल्चर बाय कंस्ट्रक्टिंग इरिगेशन फैसिलिटीज सच एज कैनाल्स, वेल्स एंड रिजर्वॉयर्स। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या था? लैंड रेवेन्यू। आप पैसा दीजिए। द स्टेट एनकरेज एग्रीकल्चर बाय कंस्ट्रक्टिंग, इन्होंने स्टेट ने ही हेल्प की कैनाल्स वगैरह बनाने में, ताकि एग्रीकल्चर और अच्छे से हो सके, क्योंकि यही तो मेन सोर्स था पैसों का। करेक्ट। मूविंग ऑन फर्दर, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड फ्लरिश ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर। इंटरनल ट्रेड कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर थ्रू वेल मेंटेन रूट। रोड्स की वजह से जो इंटरनल ट्रेड था वो एम्पायर के अलग अलग जगह तक पहुंच चुका था, कनेक्ट हो चुका था। द फेमस उत्तर पार्ट एंड दक्षिण पार्ट। ट्रेड रूट्स फैसिलिटेटेड मूवमेंट ऑफ गुड्स। 2 रास्ते थे, ठीक
ठीक है, एक तो दक्षिण पट और उत्तर पट, इसकी वजह से गुड्स का मूवमेंट है वो काफ़ी आसान हो पाया था। एक्सटर्नल ट्रेड वॉज कैरिड आउट विद रीजन सच एज सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, वेस्ट एशिया। एक्सटर्नल ट्रेड हमने किसके साथ कंडक्ट किया था? सेंट्रल एशिया के साथ, श्रीलंका के साथ एंड वेस्ट एशिया के साथ। मर्चेंट्स ने क्या क्या ट्रेड किया था? टेक्सटाइल हो गया, स्पाइसेस हो गए, प्रीशियस स्टोन हो गए, मेटल हो गए, यही सारी चीज़ों का ट्रेड हुआ करता था पहले। इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट, various industries such as weaving, pottery, mining, metalwork, carpentry developed during this period. Skilled artisan produce high quality goods. The government supervised important industries and controlled mines and forests to ensure steady production and revenue. अब बात आती है इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट की। बहुत सारी इंडस्ट्री थी, जैसे पोट्री हो गई, माइनिंग से रिलेटेड हो गया, मेटल वर्क हो गया, ये सब डेवलप होते गए इस वक्त में। ठीक है, जो स्किल्ड लोग थे उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाए और गवर्नमेंट ने भी इन्हें सुपरवाइज किया। किसे? जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज थी और जो माइंस थे उन्हें भी कंट्रोल किया था, फॉरेस्ट को भी सुपरवाइज किया था ताकि जो प्रोडक्शन है उस पर नज़र रखी जा सके और रेवेन्यू पे भी नज़र रखी जा सके। टैक्सेशन एंड रेवेन्यू, द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ये भी बहुत तरह तरह के टैक्सेस कलेक्ट करते थे। लैंड टैक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैक्स था। टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन ट्रेड, क्राफ्ट, फॉरेस्ट एंड माइन। ये चारों चीज़ों पर टैक्स लगाया जाता था। दीज रेवेन्यू हेल्प मेंटेन द आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक अफेयर, वेलफेयर एक्टिविटीज़। यही टैक्स की वजह से आर्मी मेंटेन की जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन हो पाता था और पब्लिक की वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे भी पैसा लगाया जाता था, जो भी टैक्स से पैसा आता है। सोसाइटी कैसी थी इनकी? सोशल स्ट्रक्चर, मॉडर्न सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड ऑक्यूपेशन। द वर्ण सिस्टम एग्जिस्टेड बट the occupational group also played an important role. Farmers, traders, artisans, soldiers and officials form major sections of society. अब मॉडर्न सोसाइटी जो थे वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थी और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी डिवाइडेड थी। द वर्ण सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन जो ऑक्यूपेशन ग्रुप है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये जो फार्मर्स है, ट्रेडर्स है, आर्टिशंस है, ये इनका जो सेक्शन था ये एक मेजर सेक्शन था सोसाइटी का। ठीक है, कि ज़्यादातर फॉर एग्जांपल ये एक मॉडर्न सोसाइटी है और ज़्यादातर लोग यही हैं, ट्रेडर हो गए, आर्टिशंस हो गए, यही सारे लोग एक मेजर सेक्शन बनाते थे इस सोसाइटी का। किसका? मॉडर्न एम्पायर का। पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की क्या पोजीशन थी? वुमेन पार्टिसिपेटेड इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, सम इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, हिस्टोरिकल सोर्सेज इंडिकेट दैट वुमेन could own property in certain circumstances. However, society remained largely patriarchal. Women ने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में तो पार्टिसिपेट किया ही और कुछ ने इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन में भी काम किया था। हिस्टोरिकल सोर्स इंडिकेट करते हैं कि वुमेन भी जो प्रॉपर्टी है ओन कर सकती है कुछ सर्टन सर्कमस्टांसिस में, लेकिन जो सोसाइटी थी वो मेनली पैट्रियार्कल थी। मतलब जो मेल पर्सन है वही रूल करेगा। ठीक है, वही मतलब अथॉरिटी उन्हीं के पास होगी। अर्बन एंड रूरल लाइफ, मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेज बट सिटी सच एज पाटलिपुत्र बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड कल्चर। ज़्यादातर लोग विलेज में रहते थे, लेकिन जो सिटी है पाटलिपुत्र नाम की वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेड एंड कल्चर तक के लिए। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था वो। अर्बन एरियाज हैड मार्केट, अर्बन एरियाज़ में मार्केट हुआ करते थे, वर्कशॉप हुआ करती थी, पब्लिक की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, लेकिन रूरल एरिया में जनरली सिर्फ एग्रीकल्चर ही फोकस में रहता था। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, religion and culture. Modern empire was categorized by religious diversity. Brahmanism, Jainism, Buddhism coexisted peacefully. ये तीनों चीज़ें थी and Ashoka promoted Buddhist values such as non-violence, tolerance, compassion while respecting all religions. लेकिन ये तीन coexist कर रहे थे peacefully और अशोका ने किसको प्रमोट किया था? बुद्धिस्ट वैल्यूज़ को प्रमोट किया था कि हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें टॉलरेट करना चाहिए, कंपैशन थोड़ा इनकरेज करना चाहिए और साथ में वो सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट भी करते थे। अब आती है बात कंक्लूजन की। द मॉडर्न एम्पायर हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर इकोनॉमी सपोर्टेड बाय ट्रेड इंडस्ट्रीज एंड एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम। हमने क्या पढ़ा कि मॉडर्न एम्पायर का एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ही, साथ में ट्रेड इंडस्ट्रीज और टैक्सेशन सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इट्स सोसाइटी वॉज डाइवर्स, ऑर्गेनाइज एंड कल्चरली वाइब्रेंट। अब सोसाइटी बहुत
सोसाइटी में बहुत अलग अलग लोग रहते थे। सोसाइटी काफ़ी ऑर्गेनाइज थी और कल्चरली काफ़ी वाइब्रेंट थी। दीज इकोनॉमिक एंड सोशल फाउंडेशन हेल्प मॉडर्न एम्पायर बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल एम्पायर्स इन एंशिएंट हिस्ट्री। अब इसी की वजह से जो एम्पायर था वो एक बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल एम्पायर बन गया था। कब? एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम में। मॉडर्न एम्पायर ऐसा बना किस वजह से? इकोनॉमिक एंड सोशल फाउंडेशंस की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द नोशन ऑफ एन एम्पायर? डिड द मॉडर्न्स बिल्ड एन एम्पायर? लेट्स सी। An empire is a large political system in which a single ruler or a central authority control a vast territory containing different regions, people and culture. अब यहाँ पे एक ऐसे एम्पायर की बात की जा रही है जहाँ पे सिर्फ एक रूलर या एक सेंट्रल अथॉरिटी बहुत बड़े वास्ट टेरिटरी को कंट्रोल करती है। उसमें रीजन भी आ गए, लोग भी आ गए और उनका कल्चर भी आ गया। एम्पायर्स आर यूजुअली फॉर्म थ्रू कन्वेस्ट, एक्सपेंशन एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर फॉर एग्जांपल ये कोई राजा है, इन्होंने इस पे अटैक किया और यहाँ का राजा हार गया, अब इस राजा के अंदर ये वाला एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो राजा है वो ये तो कंट्रोल करेंगे, ये वाला एरिया तो कंट्रोल करेंगे, साथ में आप इसे भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि एक एम्पायर किस तरह से फॉर्म होता है? या तो उसे जीता गया हो, या तो उसे बड़ा कर दिया गया हो, या फिर एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू फॉर्म किया जाता है। दे मेंटेन यूनिटी थ्रू लॉज, टैक्सेशन, मिलिट्री पावर्स एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। किस तरह से यूनिटी मेंटेन की जाती है? लॉज को फॉलो करके, टैक्स देकर, मिलिट्री पावर के साथ और एक अच्छे गवर्नेंस के साथ। अब एम्पायर का मतलब क्या होता है? द मेन फीचर्स ऑफ एम्पायर आर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया अंडर वन अथॉरिटी। एक राजा है और उसके अंडर इतना बड़ा एम्पायर है। कंट्रोल ओवर डिफरेंट एथनिक, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। यहाँ पे कुछ और लोग रहते हैं, यहाँ पे कुछ और लोग रहते हैं, यहाँ पे कुछ और रहते हैं, तो इनका जो कंट्रोल है वो इन सब लोगों पर है, वो सारे कल्चर्स पे है। अब पावरफुल रूलर और सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, यहाँ पे एक पावरफुल रूलर है। अनऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक सही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो सबके लिए इक्वल हो कि सभी को इतना टैक्स देना है, सभी को ये रूल्स फॉलो करने हैं। स्ट्रॉन्ग आर्मी टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिफेंड टेरिटरीज। अब एक स्ट्रॉन्ग आर्मी का होना ताकि वो इस एरिया को सेव कर सके, ताकि कोई बाहर से अटैक करे तो इन्हें बचाया जा सके। कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन, हर रीजन से अपना अपना टैक्स कलेक्ट करना, ये भी इसी का पार्ट है। ओके। Empire often expand by conquering neighboring countries and integrating them into single political structure। मैंने वही बताया कि अगर ये एक एम्पायर है, इन्होंने इस पे अटैक किया और ये राजा हार गया, तो अब इनके अंडर ये एरिया भी आने लगेगा। इसी तरह से एम्पायर बढ़ते जाता है, बढ़ते ही जाता है, ठीक है, और वो एक सिंगल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट हो जाता है। डिड द मौर्यंस बिल्ड एन एम्पायर? यस, मौर्यंस ने एम्पायर बिल्ड किया था इंडियन हिस्ट्री में। द चंद्रगुप्त मौर्य established the Mauryan Empire around 321 BCE after defeating नंद रूलर्स। ठीक है, मौर्यन ने अपना एम्पायर कैसे बिल्ड किया था? किसको हरा के? नंद रूलर्स को हराकर उन्होंने अपना एम्पायर बनाया था विद द गाइडेंस ऑफ चाणक्य। ही एक्सपैंडेड हिज किंगडम अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया। उन्होंने चाणक्य के गाइडेंस के साथ अपना जो किंगडम है उसे नॉर्थ इंडिया तक एक्सपांड किया था। Let's move on further. His successors, especially बिंदुसार एंड अशोक, further enlarged the empire. उनके जो बेटे थे, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार एंड अशोक, इन्होंने एम्पायर को और बड़ा कर दिया। Under Ashok, the modern empire stretched from present-day Afghanistan in the northwest to Karnataka in the south, from West Bengal in the east to the parts of western India. आप सोचिए कि अशोका के टाइम पे मौर्यन एम्पायर प्रेजेंट डे आज का जहाँ अफ़गानिस्तान है वहाँ से लेके साउथ में कर्नाटका तक, साथ में बंगाल से लेके वेस्टर्न इंडिया तक, मतलब आप सोचिए कि इतना बड़ा एरिया मौर्य एम्पायर में आता था। फीचर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, लेट्स सी। वास्ट टेरिटरी काफ़ी बड़ी थी। मौर्यन कंट्रोल वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिटरीज एवर सीन इन एंशिएंट इंडिया। दिस एक्सटेंसिव एरिया इज़ द की फीचर ऑफ एन एम्पायर। हमने ये देखा कि जो मौर्यंस हैं इनकी जो टेरिटरीज है वो कितनी बड़ी थी, सबसे बड़ी थी आई थिंक एंशिएंट इंडिया में। इसका जो एक्सटेंसिव एरिया है वही एक की फीचर है इस एम्पायर का कि ये सबसे बड़ा एम्पायर था। ओके। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन
था वो सेंट्रल था, ठीक है। द एम्पायर हैड वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन विद द किंग एट द सेंटर, जो किंग बोलेगा वही होगा। प्रोविंसेस वॉज गवर्न बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द एम्परर, जो किंग ने एम्परर्स अपॉइंट किए हैं वही लोग प्रोविंसेस को गवर्न करते थे। स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, मॉरन्स मेंटेन अ लार्ज एंड पावरफुल आर्मी इंक्लूडिंग इन्फेंट्री, कैवलरी, कैरियर्स एंड एलिफेंट्स विच हेल्प एक्सपांशन इन कंट्रोल। अब इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन कर रखी थी जिसमें बहुत सारी इन्फेंट्री भी थी और इसी की वजह से एक्सपांशन भी अच्छे से हो पाया और कंट्रोल भी मेंटेन कर पाए, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स वर कलेक्टेड सिस्टमैटिकली फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और यही रेवेन्यू सपोर्ट करता था उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करने में और मिलिट्री मेंटेन करने में। यही टैक्स की वजह से वो अपना सब कुछ मेंटेन करते थे। कल्चरल इंटीग्रेशन देखते हैं। मॉडर्न रूलर्स गवर्न पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड बिलीफ। अब मॉडर्न रूलर्स ने क्या क्या किया था कि अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को, अलग अलग ट्रेडिशन के लोगों को, अलग अलग बिलीफ मानने वाले लोगों को रूल किया था, गवर्न किया था। अशोक ने क्या प्रमोट की थी? यूनिटी थ्रू हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा एंड स्प्रेड मैसेज ऑफ पीस एंड मोरालिटी अक्रॉस द एम्पायर। उन्होंने यूनिटी प्रमोट की थी विद हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा। धम्मा की एक पॉलिसी थी जिससे यूनिटी प्रमोट हो रही थी और वो पीस एंड मोरालिटी का जो मैसेज है वो पूरे एम्पायर में स्प्रेड कर रहे थे कि शांति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, मॉरल्स को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन पे हम आते हैं। द नोशन ऑफ एम्पायर रिफर्स टू वास्ट एंड डाइवर्स टेरिटरी रूल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी through strong administration and military power. The Morans fulfilled all these characteristics. Their large territorial expansion, efficient governance, organized taxation system, and ability to rule diverse population clearly show that they built the first true empire in ancient India. Thus, the Mauryan state is rightly regarded as great empire in Indian history. अब क्या बताया जाता है कि यहाँ पे एक तो सेंट्रल अथॉरिटी थी, एम्पायर था, और क्या था? सेंट्रल अथॉरिटी थी कि एक इंसान है इसी चीज़ पे पूरा रूल करने वाला है। एक बहुत बड़ी डाइवर्स टेरिटरी है और रूल कौन करेगा? एक पर्सन, सेंट्रल अथॉरिटी रूल करेगी। मॉरन्स ने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल की थी। क्यों? क्योंकि ये टेरिटरी बड़ी भी थी, एक ही अथॉरिटी थी और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन भी था और अच्छी मिलिट्री पावर भी थी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही मॉरन को एक ग्रेट एम्पायर का दर्जा दिया गया इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम इनका ऑर्गेनाइज था, ठीक है, बहुत सारी जो डाइवर्स पॉपुलेशन है इन्होंने इनको रूल किया था, इसी की वजह से उन्होंने एक ट्रू एम्पायर खड़ा किया था, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the salient features of early Vedic economy and society? The early Vedic period कब से कब तक था? 1500 से 1000 BCE तक था, is also known from Vedic texts, especially the Rig Veda. During this period, the Aryans settled many in northwestern part of India. Their economy and society were simple, rural, and largely based on pastoral activities. The early Vedic period ये कब से कब तक था? 1500 से 1000 BCE तक था। कहाँ से हमें ये पता चलता है? वैदिक टेक्स्ट से, स्पेशली ऋग वेद से हमें ये पता चलता है। इस पीरियड में आर्यन सेटल हुए थे कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में। उनकी जो इकोनॉमी है और सोसाइटी है काफ़ी सिंपल थे, रूरल थे और लार्जली बेस्ड ऑन पेस्टोरल एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। इनकी जो इकोनॉमी थी, इनकी जो सोसाइटी थी काफ़ी सिंपल थी और पेस्टोरल एक्टिविटीज़ पे ही डिपेंडेंट थे ये लोग। फीचर्स क्या है इनके पेस्टोरल इकोनॉमी? मतलब ये कैटल चराना, ये जो गाय बकरी है इन सबको चराना, ये सब बेस था। ये देखो, काउ आर कंसिडर द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ वेल्थ। काउ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अ पर्सनस प्रॉस्पेरिटी वाज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कैटल ही ओन। अब ये देखा जाता था कि ये इंसान कितना अमीर है, कैसे देखा जाता था कि इसके पास कितने कैटल हैं। काउ वर ऑल्सो यूज इन गिफ्ट, एक्सचेंज एंड रिलीजियस सेक्रीफाइसेस। काउ को किस तरह से यूज़ किया जाता था? एज अ गिफ्ट, एज एक्सचेंज और रिलीजियस सेक्रीफाइसेस के लिए भी यूज़ किया जाता था। एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस बट इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट एज कैटल रियरिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटल रियरिंग ही था इनके टाइम पर। पीपल कल्टिवेटेड क्रॉप्स सच एज बार्ली एंड व्हीट। सिंपल टूल्स वर यूज्ड इन फार्मिंग एंड कल्टिवेशन डिपेंडेंट लार्जली ऑन नेचुरल रेनफॉल, ठीक है। सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता था फार्मिंग के लिए और कल्टीवेशन पूरी तरह से नेचुरल रेनफॉल पर ही आधारित था, डिपेंडेंट था। और इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स कौन से? बार्ली एंड व्हीट।
इंपॉर्टेंट क्या था, एग्रीकल्चर या कैटल रियरिंग, कैटल रियरिंग। ट्रेड एंड एक्सचेंज, ट्रेड वॉज लिमिटेड एंड मोस्टली बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। ठीक है, कि आपके मेरे पास 10 क्विंटल गेहूँ हैं तो आप मुझे इसके बदले 10 क्विंटल क्या दे दो, दाल दे दो। ठीक है, तो ये क्या है, बार्टर सिस्टम, किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ को ले लेना। गुड्स वर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट द यूज़ ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का यूज़ नहीं होता था। ट्रेडर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैरिंग गुड्स फॉर एक्सचेंज, लोग एक दूसरे, जो ट्रेडर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि वो अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सके। क्राफ्ट एंड ऑक्यूपेशन, The people were engaged in various occupations such as carpentry, pottery, weaving, chariot making and metal work. लोग किस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड थे, मतलब काफ़ी एंगेज थे, कारपेंट्री में, पोट्री में, वीविंग में, इन कामों में लोग काफ़ी ज़्यादा एंगेज थे। तो ये ऑक्यूपेशन था, वो उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें उनको जीने में हेल्प करता था, डेली नीड्स जो उनकी है वो फुलफ़िल करने में हेल्प करता था। एब्सेंस ऑफ अर्बन लाइफ, यहाँ पे कोई सिटी लाइफ नहीं थी, सब विलेजेस में ही रहते थे और सिंपल रूरल लाइफ थी इनकी। ओके, फीचर्स ऑफ अर्ली वैदिक सोसाइटी, लेट्स सी। Tribal organization, society was organized into tribes known as jana. The tribe was most important social unit. ट्राइब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल यूनिट हुआ करता था। ठीक है, द चीफ ऑफ द ट्राइब को क्या कहा जाता था, राजन, प्रोटेक्टेड द पीपल एंड लेड देम इन द वॉर्स। सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज इन टू ट्राइब, ट्राइब में रहने वाले लोगों को किस तरह से, किस नाम से पुकारा जाता था, जना, और चीफ कौन होता था, राजन, जो लोगों को बचाता था और वॉर्स को लेड करता था। फैमिली एज द बेसिक यूनिट, फैमिली वॉज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, इट वॉज जनरली पेट्रियार्कल विद द एल्डेस्ट मेल एक्टिंग एज द हेड ऑफ द फैमिली। मैंने क्या कहा कि ये जो पहले का टाइम था, सोसाइटी के लिए जो फाउंडेशन था वो तो फैमिली था, लेकिन जो मेल मेंबर है उसी के पास सारी अथॉरिटी हुआ करती थी, वो सारे डिसीजन वही लेते थे। पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन तो रिस्पेक्टेबल पोजीशन एंजॉय कर ही रही थी, वो रिलीजियस सेरेमनीज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी और रिसीव एजुकेशन रिसीव करती थी, पब्लिक गैदरिंग भी अटेंड करती थी। मैरिज वॉज जनरली बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट, एक दूसरे की म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही मैरिज की जाती थी। सोशल इक्वालिटी देखते हैं, द कास्ट सिस्टम वॉज नॉट रिजिड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, सोशल डिविजन ज़रूर एग्जिस्ट करता था बट पीपल कुड चूज डिफरेंट ऑक्यूपेशन। अब ये जो था कास्ट सिस्टम वो एकदम ऐसा रिजिड नहीं था, ठीक है, सोशल डिवीजन बिल्कुल था लेकिन लोग अपना ऑक्यूपेशन खुद से सिलेक्ट कर सकते थे। सोसाइटी वॉज कंपैरेटिवली मोर इक्वल दैन इन लेटर टाइम, तब की जो सोसाइटी थी वो काफ़ी इक्वल लेवल पे चलती थी। ठीक है, रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं। पीपल वर्शिप नेचुरल फोर्सेस सच एज सन, फायर, विंड, रेन। रिलीजियस रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस वर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। लोग जो थे वो नेचुरल फोर्सेस की भी पूजा करते थे, जैसे सूरज हो गया, फायर हो गया, विंड हो गया, और रिलीजियस रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस भी इनकी जो रोज़मर्रा की लाइफ थी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अब कंक्लूजन हम देखते हैं कि अर्ली वैदिक इकोनॉमी वॉज मेनली पेस्टोरल विथ लिमिटेड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, वाइल सोसाइटी वॉज ट्राइबल, सिंपल एंड रिलेटिवली एगैलिटेरियन। अब जो पुरानी अर्ली वैदिक इकोनॉमी है वो जनरली पेस्टोरल बेस्ड थी, एग्रीकल्चर लिमिटेड था, ट्रेड भी लिमिटेड था, और सोसाइटी ट्राइबल थी और सिंपल अपना जीवन व्यतीत करती थी। जो फैमिली है, कैटल वेल्थ है, रिलीजियस बिलीव्ड है, ये एक फाउंडेशन बना किसका, अर्ली वैदिक लाइफ का। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें बताती है कि अर्ली वैदिक लाइफ कैसी हुआ करती थी एंड लेट द बेसिस फॉर लेटर डेवलपमेंट इन इंडियन सिविलाइजेशन। और यही एक बेसिस बना आगे आने वाले डेवलपमेंट का, किसका, इंडियन सिविलाइजेशन का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।